Good evening, students. So, this is the 20th part of our special lecture series on Rajasthan APO 2026. And in this lecture, we are going to conclude our discussion upon the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. अब इस पर्टिकुलर एक्ट से आपसे सेक्शन 1 से लेके 9 तक पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, तो हम खाली प्रीलिम्स के पार्ट को इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं इसके नोट्स मैं पैरेलली अपलोड करता हूं टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो हमने इससे पहले ऑलमोस्ट सारे एक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा सिर्फ एक ये SC/ST एक्ट और आपका BSA बचा हुआ है। BSA भी लगभग 1 घंटा लेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग BSA को कंप्लीट कर लेंगे एंड वी विल फाइनली बी डन विथ आवर प्रीलिम्स पार्ट, ठीक है। फिर 2 सितंबर के बाद जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा फिर मैं डिटेल लेक्चर सीरीज निकालूंगा एंड उसके अंदर जितने भी लॉस आपके मेंस में आने वाले, जितना भी पार्ट मेंस में पूछा जाएगा उसको केस लॉस के साथ आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगेन मैं आपको बता रहा, यहाँ पर जब मैं अभी आपको SC/ST एक्ट पढ़ाऊंगा तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आपको खाली इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताते हुए चलूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है। एंड देन देयर आफ्टर जब हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिला था, इसका इनैक्टमेंट डेट क्या है एंड इसका एक्ट नंबर क्या है, ठीक है। तो एक्ट नंबर है इसका 33 ऑफ 1989। 11 September 1989 was decided to be the day when the presidential assent was given to this act of 1989 and the enforcement date is 30th January 1990, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पर, एक्ट नंबर मिल गया जो कि है 33, प्रेसिडेंशियल असेंट है 11th September 1989 और इन्फोर्समेंट डेट है इसकी, एक मिनट क्या थी इन्फोर्समेंट डेट, आई एम सो सॉरी, आई गेस यस 30th जनवरी, मेरे को 20th जनवरी लगा था, इट्स 30th जनवरी 1990। तो ये सारे डेट्स क्या है आपको पता है ना, ये एक्ट नंबर हो गया 33, प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिला है 11 सितंबर 1989 को और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 30th जनवरी 1990। ये सारे डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता के रखा है ना। देखो एक्ट नंबर पूछ सकता है आपसे, प्रेसिडेंशियल असेंट पूछ सकता है, प्लस इन्फोर्समेंट डेट भी आपसे पूछ सकता है किसी भी लॉ के रिगार्डिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मतलब एक तरीका बता दे रहा हूँ आपको याद रखने के लिए इसका एक्ट नंबर और प्रेसिडेंशियल असेंट। देखो एक्ट नंबर इसका 33 है, ठीक है। तो अगर आपको पोक्सो का याद है तो आपको इसका भी याद रहेगा, ठीक है। पोक्सो के अंदर एक्ट नंबर 32 था, ठीक है। तो आप इससे कनेक्ट कर लेना एंड ये याद रखना कि इसका 33 है। तो पोक्सो के बाद आता है SC/ST एक्ट, विच मीन्स एक्ट नंबर 32 के बाद आता है एक्ट नंबर 33, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका हो गया 11 सितंबर 1989, इसको आप याद रख सकते हो, मतलब अच्छा तरीका तो नहीं है याद रखने का बट ठीक है आप याद रख सकते हो। US में जो 9/11 का जो हमला हुआ था उस डेट को आप ध्यान रख सकते हो एज प्रेसिडेंशियल असेंट, ठीक है। 9/11/2022, इट वॉज बेसिकली 11 सितंबर 2022 जब ट्विन टावर्स के ऊपर और अमेरिकन ट्रेड सेंटर के ऊपर आतंकवादियों ने प्लेन को क्रैश करवाया था, ठीक है। तो इस डेट से आप इस डेट को याद रख सकते हो एंड 30th जनवरी 1990 को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलो क्योंकि मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, मतलब अगर मेरे से बोला जाए कैसे आप याद रखेंगे तो मैं ऐसे ही याद रखूंगा, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं, इसका प्रियम्बल पहले पढ़ते हैं। एन एक्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेज ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का पर्पस क्या है, पर्पस है इसका टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेज ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, प्लस टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट्स एंड द exclusive special courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का जो इनैक्टमेंट मोटिव है, जो पर्पस है वो ये है कि इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को इनैक्ट करके हम प्रिवेंट करना चाहते हैं द कमीशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल, ठीक है। चलो सेक्शन 1 हमने कर लिया, सेक्शन 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं खाली आपको बताते हुए चलूंगा कि कौन कौन सा सबसेक्शन आपको याद रखना है, कौन कौन सा डेफिनेशन आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अच्छा जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं,
मैं एक ऐसी सैम्पल पेपर देख रहा था, एक्चुअली सैम्पल पेपर नहीं था, शायद से मध्य प्रदेश एडीपीओ का 2021 का यहाँ पर पेपर था आपका। तो वहाँ पर एक सवाल पूछा गया था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर चाइल्ड कौन है। देखो जनरली आपको ये बात पता है कि चाइल्ड जो होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, वो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। तो उसमें पता है कैसे पूछा था, उसमें ऐसे पूछा था, नॉट बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, नॉट अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, और एक था हु हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। देखो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है, लेकिन वो ये चेक करना चाह रहे थे कि आपने चाइल्ड की डेफिनेशन की लैंग्वेज को समझा है कि नहीं, मतलब लैंग्वेज आपको याद है कि नहीं। तो इवन तो यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम बातें कह रही हैं, लेकिन वो आपसे ये पूछ रहे थे कि लैंग्वेज के अंदर क्या लिखा है, क्या लैंग्वेज के अंदर ये लिखा है नॉट अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, या फिर ये लिखा हुआ है हु हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, तो इसका ऐसे आंसर बी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एट्रॉसिटी, इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2A आपका डिफाइन कर रहा है एट्रॉसिटी मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। अगला है आपका कोड, मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, मतलब कहीं पे भी अगर आपको कोड वर्ड दिखता है इस पर्टिकुलर लेगिस्लेशन के अंदर, तो इसका मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि अब रिप्लेस हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ, तो अब हम उसको रेफर करेंगे। बी ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, डिपेंडेंट मीन्स द स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द विक्टिम who are dependent wholly और mainly on such victim for his support and maintenance। देखिए डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन हमारे पास SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंदर है, ये बहुत ही वाइड है। यहाँ पर स्पाउस को इंक्लूड कर दिया गया है, चिल्ड्रन को इंक्लूड कर दिया गया है, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, विक्टिम का ब्रदर है, सिस्टर है, चाइल्ड है, पेरेंट्स है, स्पाउस है, ये सब के सब डिपेंडेंट के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि डिपेंडेंट होने चाहिए या तो होली या तो मेनली ऑन सच विक्टिम फॉर इज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, मतलब ये इस प्रकार से डिपेंडेंट होने चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर विक्टिम है वो उनको सपोर्ट या मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा हो। किसको कर रहा हो, या तो अपने चिल्ड्रन को, या तो अपने पेरेंट्स को, या तो अपने ब्रदर को, या तो अपने सिस्टर को। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर कीवर्ड है सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अगला इकोनॉमिक बॉयकॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। अ रिफ्यूजल टू डील विद वर्क फॉर हायर और डू बिजनेस विद अदर पर्सन और to deny opportunities including access to services or contractual opportunities for rendering service for consideration। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इकोनॉमिक बॉयकॉट क्या है। तो आप इकोनॉमिक बॉयकॉट किसी SC/ST को बिलोंग करने वाले पर्सन का कब करोगे, पहला जब आप रिफ्यूज कर दो उसके साथ वर्क करने के लिए फॉर हायर और डू बिजनेस विद अदर पर्सन। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल से बिजनेस करने के लिए मना करते हो, या फिर वर्क फॉर हायर के लिए मना करते हो, या फिर उससे बेसिकली डील करने के लिए आप मना कर देते हो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपको उसका कास्ट पता है और इन जनरल ट्रांजैक्शन आप लोगों से करते हो, लेकिन उसके साथ बिना किसी अनएक्सप्लेनेबल रीजन के आप उसको मना कर रहे हो कि आप उसका बिजनेस नहीं करोगे। ठीक है, और क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वो SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो यहां पर आपने क्या किया, इकोनॉमिक बॉयकॉट। टू डिनाई अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग एक्सेस टू सर्विसेज और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज फॉर रेंडरिंग सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। अगर मान लो आप उसको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, ठीक है, या फिर उसको लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटी आपने ओपन की है, सबके लिए ओपन है, लेकिन उस पर्टिकुलर कास्ट की वजह से, जो उस इंडिविजुअल का जो कास्ट है, जो वो SC/ST को बिलोंग करता है, उसकी वजह से आप उसको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटी अवॉर्ड नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर मेरिट के बेसिस पर नहीं कर रहे हो तो वो इकोनॉमिक बॉयकॉट के अंदर नहीं आएगा। बट सपोज अगर मेरिट के बेसिस पर वो SC/ST का जो बंदा है वो किसी हायर स्टैंड पे स्टैंड करता है और उसके बावजूद आप उसको वो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटी अवॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर एक प्रिजम्पशन ये लेके चलेंगे कि आप इसीलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज वो इंडिविजुअल SC/ST को बिलोंग करता है। ठीक है, थर्ड, टू रिफ्यूज टू डू एनीथिंग ऑन द टर्म्स ऑन विच थिंग्स वुड बी कॉमनली डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो चीज़ें लाइक ऑर्डिनरली होती हैं वो आप नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो पर्सन जो है वो SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कोई लाइक जोमैटो या स्विगी वाला बिजनेस करते हो, लाइक आप घर पे खाना भिजवाते हो। ठीक है,
अब जब कोई SC ST आपके लाइक फूड ऐप से ऑर्डर करता है तो आप कहते हो कि आपको खाना आके रिसीव करना पड़ेगा। जनरल कस्टम क्या है कि आप ऑर्डर करते हो, फिर डिलीवरी पार्टनर घर पे आके आपको ऑर्डर दे जाता है। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि कोई SC ST का जो मेंबर है वो कोई खाना ऑर्डर किया है, तो आप एक टर्म लगा देते हो कि भाई तुम्हें अगर खाना चाहिए तो होटल पे आओ, वहां से खाना खुद अपने हाथ से लेके जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, टू रिफ्यूज टू डू एनीथिंग ऑन द टर्म्स ऑन विच थिंग्स वुड बी कॉमनली डन इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आ गया? टू एब्सटेन फ्रॉम द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशंस दैट वन वुड मेंटेन विद अदर पर्सन। आप जो प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशन जनरली लोगों के साथ मेंटेन करते हो वो किसी एक इंडिविजुअल के साथ मेंटेन नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो SC ST कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो आपने यहाँ पर भी इकोनॉमिक बॉयकॉट किया है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि इकोनॉमिक बॉयकॉट कहाँ पे डिफाइंड है, क्योंकि ये एक अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। ठीक है, एक मिनट, हाँ इसका अमेंडमेंट भी देख लेते हैं। 2016 26/1/2016। ठीक है, आपको अमेंडमेंट्स भी थोड़े बहुत पता होने चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी ये आपके माइनर लॉज हैं इनमें जो भी रीसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट ईयर जो आपका राजस्थान APO का एग्जाम हुआ था 2025 वाला, उसमें ये पूछ दिया गया था कि पोक्सो के रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट पूछ लिया गया था, और पूछ लिया गया था कि उसको इन्फोर्स किस डेट से किया गया है। तो देख रहे हो ना आप कैसे कैसे सवाल बन के आ जा रहे हैं। तो आपको कोई भी डिटेल छोड़ना नहीं है, एक दो बार पढ़ लोगे तो कम से कम दिमाग में बैठ जाएगा चीज़ें और याद रहेंगी एग्जाम में। जब 4 MCQ में 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो वहाँ पे टिक करने में आपको आसानी होगी। तो ये भी देख लो, इसको ऐड किया गया है बाय Act 1 of 2016 विद इफेक्ट फ्रॉम 26/1/2016। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट means the exclusive special court established under subsection 1 of section 14 exclusively to try offenses under this act। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। BE forest rights shall have the meaning assigned to it in subsection 1 of section 3 of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006। ठीक है, अगला है मैनुअल स्कैवेंजर, कहां पे डिफाइंड है, क्लॉज G of subsection 1 of section 2 of the prohibition of employment as a manual scavenger and the rehabilitation act 2030। ये सब आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, वैसे इनसे सवाल बनने की मतलब इससे तो सवाल बनने की आशंका थोड़ी कम है, इससे भले बन सकता है। BD आपसे पूछ सकता है कि एक्सक्लूसिव कोड कहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन ये और ये बहुत कम चांस है कि आपसे पूछेगा। ठीक है, क्योंकि हमें किसी और एक्ट को रेफर करना है ना, तो जब कोई और एक्ट को रेफर करना होता है जनरली वहां पर सवाल नहीं बनते हैं। आगे पब्लिक सर्वेंट। देखो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन इसने बहुत सिंपली ये दे दी है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड, वही डेफिनेशन हम यहां पर भी एट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जो कि अब हो गया है सेक्शन 2 क्लॉज 28 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, आगे देखते हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, देखो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को संविधान के अंदर डिफाइन किया गया है अंडर क्लॉज 24 एंड 25 ऑफ आर्टिकल 366। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हम किसे कहते हैं, जो कि आर्टिकल 366 क्लॉज 24 एंड 25 के अंदर डिफाइंड हो। आगे देखते हैं। स्पेशल कोर्ट्स मींस अ कोर्ट ऑफ सेशन स्पेसिफाइड एज ए स्पेशल कोर्ट इन सेक्शन 14। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अंदर जो स्पेशल कोर्ट है वो कौन सा है, कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेसिफाइड एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडवोकेट रेफर टू इन सेक्शन 15। अब इसमें आपको एक बात और बता देता हूँ। एज पर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अगर आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो वहां पर आपको मिनिमम 10 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। ठीक है, तो ये भी देख लेना, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से पूछ सकता है, अगर डेफिनेशन से सवाल बनेगा तो इन तीनों से बन सकता है। EA शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट। ये कब ऐड किया गया है, ये भी वही सेम है, विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 2016। ये डेट याद कर लो भाई, मेरे को लग रहा है इससे सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये 2016 का अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट के अंदर, और इसका इफेक्ट है 26/1/2016। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सोशल बॉयकॉट मीन्स रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विस और टू एब्सटेन फ्रॉम सोशल रिलेशंस दैट वन वुड मेंटेन विद अदर पर्सन और टू आइसोलेट हिम फ्रॉम अदर्स। यहां पर क्या बोल रहा है, सोशल बॉयकॉट का मतलब होता है रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विस, जहां पर आप किसी के कास्ट की वजह से उससे कोई कस्टमरी सर्विस ना लो, या फिर एब्सटेन करो खुद को कि आप उससे सोशल रिलेशंस मेंटेन ना करो। तो ये क्या हो गया, सोशल बॉयकॉट। ठीक है, विक्टिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
विक्टिम, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट था आपका, सोशल बॉयकॉट, ठीक है, शेड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए विक्टिम देखते क्या है। मीन्स एनी इंडिविजुअल हु फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। बेसिकली देखो, हमने वहां पे डिपेंडेंट पढ़ा था ना, कहां पढ़ा हमने डिपेंडेंट? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि विक्टिम के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स को इंक्लूड किया गया एज डिपेंडेंट वो सब आएंगे। मतलब कौन कौन आएगा? सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट्स, एक सेकेंड, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड स्पाउस। तो ये सब कोई विक्टिम के कैटेगरी में फॉल करेंगे। लेकिन देखिए, डिपेंडेंट के कैटेगरी में फॉल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो पार्टली या होलली डिपेंडेंट हो विक्टिम के ऊपर, जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस कमिट हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। बट यहां पर विक्टिम के डेफिनेशन को बहुत जनरलाइज कर दिया गया और इसके अंदर ये सारे के सारे लोग आएंगे। क्यों आएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हमने सेक्शन 2 क्लॉज वाई किया था ऑफ बीएनएसएस, जहां पर विक्टिम डिफाइंड है, वहां पर विक्टिम के अंदर सिर्फ लीगल एयर्स एंड गार्डियंस कवर थे, गार्जियन कवर थे, ठीक है। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि विक्टिम के डेफिनेशन को बहुत ही वाइडली इंटरप्रेट किया गया, बहुत ही इसको बहुत इनहांस कर दिया है। इसका रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन ये है कि ये जो सारे इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे क्राइम से, अगर किसी के भी अगेंस्ट में होता है। क्यों इफेक्ट होंगे? ध्यान से मेरी बात को समझिए। ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, ये भी तो उसी कास्ट को बिलोंग करते होंगे ना, जिस कास्ट का वो इंडिविजुअल होगा जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट किया गया है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी एक मेंटल स्ट्रेन तो आ रहा है ना, कि हमारे कास्ट की वजह से हमारे अगेंस्ट में वायलेंस कमिट किया जा रहा है या हमारे अगेंस्ट में कोई भी अपराध कमिट किया जा रहा है। तो क्योंकि जो इसका रैमिफिकेशन है वो इतना है कि उसके फैमिली मेंबर्स भी इससे अफेक्ट होंगे, इसलिए उनको भी हमने विक्टिम के कैटेगरी में डाल दिया है। लेकिन जब हम बीएनएसएस की बात करते हैं तो बीएनएसएस बहुत जनरल इन नेचर है, तो वहां पे जो इफेक्ट पहुंचता है वो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को या फिर लीगल एयर्स को पहुंच सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर से मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पे विक्टिम की डेफिनेशन इतनी बड़ी क्यों है। बिकॉज देखो, यहां पर अगर मान लो किसी इंसान के अगेंस्ट में कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है या फिर कास्ट की वजह से उसको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, अगर किसी भी इंसान के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो जो उसके घर वाले हैं, जब वो ये चीज़ जानेंगे कि उनके किसी जानने वाले या उनके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो उनके ऊपर भी तो सेम मेंटल इफेक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी उसी सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो विक्टिम की डेफिनेशन है उसको हमने बहुत इनलार्ज किया है और उसके अंदर ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स सबको इंक्लूड किया है। समझ में आ गया? पूरा पढ़ लेते हैं इसको। विक्टिम मीन्स एनी इंडिविजुअल हु फॉल्स within the definition of the scheduled caste and scheduled tribes under clause C of subsection 1 of section 2 and who has suffered or experienced physical, mental, psychological, emotional or monetary harm or harm to his property as a result of the commission of any offense under this act and includes his relatives, legal guardian and legal heirs। अब देखो, ये तो थे ही, प्लस relatives again because they belong to the same caste, plus legal guardian plus लीगल एयर्स। ठीक है, देखो, हाँ, तो यहां पर विक्टिम कौन होगा? जिसने सफर किया हो कोई फिजिकल, मेंटल या साइकोलॉजिकल या इमोशनल या मॉनेटरी हार्म, ठीक है, और या फिर ये सेम हार्म हुआ है उसके प्रॉपर्टी को एज ए रिजल्ट ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि विक्टिम कौन है? जिसको किसी भी तरीके का मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल या मॉनेटरी हार्म हुआ है, या तो उसको हार्म पहुंचा है या तो उसके किसी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा है, तो वो विक्टिम कहलाएगा। और यहाँ पे विक्टिम के डेफिनेशन में ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स आएंगे, इसीलिए ये पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगला है विटनेस। देखो, विटनेस की डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, मतलब अभी तक तो मुझे कहीं नहीं मिली है, कहीं और डिफाइंड हो तो अलग बात है, बट ना हमें बीएनएसएस के अंदर मिला, ना बीएसए के अंदर मिला, ना बीएनएस के अंदर मिला। लेकिन देखो यहाँ पर डिफाइंड है विटनेस की डेफिनेशन। आइए इसको पढ़ते हैं। तो ये भी वैसे काफी इंपॉर्टेंट है, विटनेस, ईडी याद रखना। एंड अगेन इसको ऐड कैसे किया गया है? 2016 के अमेंडमेंट से, जो कब से फोर्स में आया? 26 जनवरी 2016। आइए इसको पढ़ते हैं। विटनेस मीन्स एनी पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस और इज इन पोजेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और हैज नॉलेज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ एनी क्राइम इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, and who is or may be required to give information or make a statement or produce any document
ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ सच केस एंड इंक्लूड्स अ विक्टिम ऑफ सच ऑफेंस। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, विटनेस कौन है, जो कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जो उस पर्टिकुलर केस के हैं उससे एक्वेंटेड हो, मतलब उसको उसके रिगार्डिंग कुछ नॉलेज हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके पोजेशन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे कि एड किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम लोग विटनेस बोलेंगे। और याद रखना विक्टिम जो है ही शैल ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ विटनेस, ठीक है। चलो एफ देख लेते हैं। द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 as the case may be shall be deemed to have the meanings respectively assigned to them in those enactment। मतलब वही कह रहा है कि जो वर्ड्स या डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर नहीं है बट इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर है, तो वहां से हम उन मीनिंग को ले सकते हैं, ठीक है। चलो Clause 2, any reference in this act to any enactment or any provision thereof shall, in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that area। क्या बोल रहा है यहाँ पर? Any reference in this act to any enactment or any provision thereof shall, in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that area। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है। अभी हमने जब डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा तो हमने यहाँ पर कई सारे लेजिस्लेशंस का नाम पढ़ा। फॉर एग्जांपल लाइक जब हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन एक्ट जो है उससे हमने डेफिनेशन को लिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रेफरेंस किसी भी लेजिस्लेशन को दिया गया है, अगर वो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, मैं अगेन रिपीट कर रहा, अगर वो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्फोर्स नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब हमने बीएनएसएस का सेक्शन 1 किया था तो वहाँ पर लिखा हुआ था ना, अदर देन चैप्टर 9, 11 एंड 12, अदर देन चैप्टर 9, 11 एंड 12 ऑफ बीएनएसएस, जितने भी चैप्टर्स हैं बीएनएसएस के वो स्टेट ऑफ नागालैंड पे अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, और किसी भी ट्राइबल एरिया पे अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। बट इनको अप्लाई किया जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजीट इसको अप्लाई करते हैं उस एरिया में, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर में ट्राइबल एरिया की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। ट्राइबल एरिया क्या है? ट्राइबल एरिया वो ऐसा जगह है जिसको कि पैराग्राफ 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था बिफोर 21 जनवरी 1972। चलो ये तो उतना भी मतलब इंपॉर्टेंट तो है आपके प्रीलिम्स के लिए, बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हमने किसी भी एक्ट को रेफर किया है और वो एक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर इन्फोर्स नहीं है, वहां पर उसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, और मान लो उस पर्टिकुलर एरिया में ऑफेंस कमिट होता है इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंदर, तो वहां पे हम ये मान के चलेंगे कि जो लेजिस्लेशन वहां पर इन्फोर्स नहीं है वो इन्फोर्स्ड होगा। एक लीगल फिक्शन के थ्रू हम ये मान के चलेंगे कि वो पर्टिकुलर एक्ट वहां पर भी इन्फोर्स्ड है, इवन दो उसको वहां पर इन्फोर्स नहीं किया गया है। देखिए लिखा है ना, एज ए रेफरेंस टू द करस्पॉन्डिंग लॉ इफ एनी इन्फोर्स इन दैट एरिया। चलो अब सेक्शन 3 करते हैं, ठीक है। सेक्शन 3 वैसे बहुत बड़ा है तो मैं कुछ चीजों को स्किप करते हुए आगे चलूंगा। Whoever not being a member of a scheduled caste और शेड्यूल ट्राइब, बेसिकली इसके अंदर ये बता रहा है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग नहीं करते हो और इनमें से कोई भी एक्ट करते हो, आप इसको पढ़ लेना, मेरे समझाने के लिए इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है, कुछ भी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, बहुत डायरेक्ट है। तो 1-2 बार बस आप इसको रीड कर लेना, उतना सफिशियंट होगा, ठीक है। बहुत आसान है, मैं आपको अगेन बता दे रहा, मेरी आपको कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, और रीड करेंगे तो आपका नॉलेज ही इनहांस होगा, ठीक है। कहां तक है ये मैं बता दे रहा हूं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो अमेंडमेंट, अगर इसमें भी कुछ हुआ है तो उसको ध्यान रखना, देख लेते हैं अमेंडमेंट है कि नहीं इसमें। वही सेम चीज़ है 2016 वाला अमेंडमेंट, ठीक है। 2016 में इसमें काफ़ी मेजर अमेंडमेंट आया है, तो ये डेट आप लोग याद रखना 26 जनवरी 2016, क्योंकि 2019 का जो पोक्सो का अमेंडमेंट था ना उसका इन्फोर्समेंट डेट ही पूछा था लास्ट ईयर पोक्सो के अंदर, तो इसका 2016 वाला याद रखना, ठीक है। हाँ, आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको बस ध्यान रखना है इसका पनिशमेंट, बाकी ऊपर का पूरा पार्ट आप छोड़ दो, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, प्रीलिम्स में कहीं नहीं पूछने वाला, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन में अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर नहीं है और वो ऊपर का कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उसको मिनिमम 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट अवॉर्ड की जा सकती है, जो कि एक्सटेंड हो सकता है अप टू 5 ईयर्स, प्लस यहाँ पर फाइन भी अवॉर्ड किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो
ये सारे ऑफेंसेस हैं, ये सारे के जो या ऊपर में जितने भी सारे एक्ट और ओमिशन दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे ऑफेंसेस हैं। तो अगर ये ऑफेंस शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स को छोड़ के किसी और ने भी किया है, ठीक है, तो वहां पर उसको मिनिमम 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है, जो कि 5 साल तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है। अगेन आपका सवाल यहां पर ये होगा कि इन ऑफेंसेस में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि देखो, इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था, तो आपने क्या पढ़ा था? टू प्रिवेंट द एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। अगर एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर ही किसी SC ST के मेंबर के अगेंस्ट में ये सारे काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वहां पर कोई कास्ट एंगल इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जब कास्ट एंगल इन्वॉल्व नहीं है, तो हम ये भी मान के नहीं चलेंगे कि ऊपर में से कोई भी काम जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर करेगा। देखो, इसके अंदर कई सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो BNS के अंदर इंडिपेंडेंटली ऑफेंस है। BNS के अंदर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर का ट्रायल हो सकता है अगर उसने किसी SC ST मेंबर के अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट किया ऊपर वाला, ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं होगा। बस ये कह रहा है। इसका पनिशमेंट ध्यान रखना, पूछा है इसलिए बोल रहा हूं, 6 महीने मिनिमम और अप टू 5 years विथ फाइन, ठीक है। सेक्शन 2, whoever not being a member of a scheduled caste or a scheduled tribe gives or fabricates false evidence, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any member of a scheduled caste or a scheduled tribe to be convicted of an offense which is capital by the law for the time being in force shall be punished with imprisonment for life and with fine। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, बस यहीं तक समझो, 2 पार्ट्स में एक्चुअली ये कह रहा है कि अगर आपने फॉल्स एविडेंस दिया या फिर अगर आपने एविडेंस को फैब्रिकेट कर दिया। फैब्रिकेट आपने ये सब क्यों किया? ताकि ट्रायल के दौरान, एक ट्रायल हो रहा है SC या किसी ST मेंबर का, ठीक है, ट्रायल के दौरान ये बंदा कन्विक्ट हो जाए आपके फॉल्स एविडेंस या फिर फैब्रिकेटेड एविडेंस के की वजह से, ये आपका प्रयास है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा काम किया है और यहाँ पर जो जिस ऑफेंस के लिए ट्रायल हो रहा था वो ऑफेंस कैपिटल पनिशमेंट के साथ, कैपिटल पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है, दैट इज लाइक डेथ पेनल्टी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम आपको इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विथ फाइन अवॉर्ड कर सकते हैं। शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विथ फाइन, ये ध्यान रखना, शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विथ फाइन। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, ठीक है, अगर कलेक्टिवली इसको हम समझते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर का ट्रायल चल रहा है किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, जो ऑफेंस है वहां पर जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट है, दैट इज डेथ पेनल्टी। वहां पर अगर आप फॉल्स एविडेंस देते हो या फिर फैब्रिकेटेड एविडेंस देते हो, ठीक है, और यहां पे एविडेंस देने का जो आपका पर्पस है वो ये है ताकि वो कन्विक्ट हो जाए। अभी वो कन्विक्ट हुआ नहीं है, आपने खाली से कन्विक्ट करने का प्रयास किया है, क्या पता वो एक्विट हो जाए, लेकिन आपका प्रयास था कि वो कन्विक्ट हो जाए। तो अगर आपने खाली प्रयास भी किया है तो वहां पर हम आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट अवॉर्ड करेंगे एज ए पनिशमेंट, प्लस आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब देखो आगे क्या होगा, आगे यहां पर यह बता रहा है कि अगर उस फॉल्स एविडेंस की वजह से कोई SC ST का मेंबर कन्विक्ट हो जाता है, ठीक है, इनोसेंट पर्सन कन्विक्ट हो जाता है, तब क्या होगा देखते हैं। देखो, एंड इफ एन इनोसेंट मेंबर of the scheduled caste or a scheduled tribe be convicted and executed in consequence of such false or fabricated evidence, the person who gives or fabricates such false evidence shall be punished with death। तो अगर आपने फॉल्स या फैब्रिकेटेड एविडेंस देने का प्रयास किया है किसी कैपिटल पनिशमेंट वाले ऑफेंस में, तो वहां पर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट एज अ पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाएगा। और अगर फॉल्स या फैब्रिकेटेड एविडेंस की वजह से कोई इनोसेंट SC ST मेंबर कन्विक्ट हो जाता है, तो वहां पर आपको कितना पनिशमेंट देंगे? डेथ पेनल्टी। अच्छा, तो ये पता कैसे चलेगा कि आपने फॉल्स या फैब्रिकेटेड एविडेंस दिया था, अगर वो कन्विक्ट हो गया? तो देखो, मैटर अपील में जा सकता है, अपील में अगर ओवरटर्न हो गया एंड वहां पे पता चल गया कि फॉल्स या फैब्रिकेटेड एविडेंस थे, तो फिर आपको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वही सेम चीज है, गिव्स और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस, बट यहां पर ऑफेंस का जो तीव्रता है उसको कम कर दिया गया, ठीक है। convicted offense which is not capital but punishable with imprisonment for a term of 7 years or upwards, ठीक है। तो यहां पर आपको कितना पनिशमेंट मिल सकता है? not less than 6 months but which may extend to 7 years or upwards and with fine। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने किसी पर्टिकुलर ट्रायल में, ऐसे ऑफेंस के ट्रायल में आपने अगर फॉल्स या फैब्रिकेटेड एविडेंस दिया है जहां पर उस पर्टिकुलर ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो 7 साल या उससे अधिक का है, तो वहां पर आपको मिनिमम 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है, विच में एक्सटेंड टू 7 years, ठीक है। चलो चलो थर्ड पढ़ते हैं।
commits mischief by fire or any explosive substance, intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause damage to any property belonging to a member of a scheduled caste or a scheduled tribe, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 7 years and with fine. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आपने मिसचीफ का ऑफेंस कमिट किया है बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है, और ये आपने इंटेंड किया और कॉज और नोइंग टू बी लाइकली दैट ही विल बी देयर बाय कॉज डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ मेंबर ऑफ एससी और एसटी, मतलब बेसिकली आपने इंटेंशनली मिसचीफ कॉज किया यहाँ पर किसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के थ्रू, ताकि आप इंटेंशनली किसी एससी एसटी के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सको। देखो मिसचीफ आपको याद है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मिसचीफ का मतलब क्या होता है, जहां पर भी आप किसी के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ ताकि उसके प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाए, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि आपने मिसचीफ का ऑफेंस कमिट किया है। तो अगर आपका प्रयास यहाँ पर ये रहा है कि किसी एससी एसटी मेंबर के प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू उसको डिमिनिश करवाओ, कैसे, फायर या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के थ्रू, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आपने क्या किया है, हाँ आपने ये ऑफेंस कमिट किया है एंड यहाँ पर आपको पनिशमेंट मिल सकती है नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 7 years। आगे देखते हैं, कमिट्स मिसचीफ by fire or any explosive substance, intending to cause or knowing it to be likely that it will thereby cause destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a place for human dwelling or as a place for custody of the property by a member of the scheduled caste or scheduled tribe shall be punishable with imprisonment for life and with fine। तो अगर मान लो आपने फायर या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से मिसचीफ कॉज करने का प्रयास किया है, ठीक है, और जब आप मिसचीफ कॉज कर रहे हो तो आप पूरे प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है या तो वर्शिप के लिए यूज़ किया आता है, भगवान की पूजा के लिए, या तो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ किया आता है, मतलब कि रहने के लिए, या फिर किसी प्रॉपर्टी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया आता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपने मिसचीफ कॉज किया है जानते हुए, या फिर यही आपका प्रयास था किसी एससी एसटी मेंबर के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ, तो फिर इस सिचुएशन में आपको इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ एज ए पनिशमेंट अवॉर्ड की जा सकती है। क्लॉज 5, कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड punishable with imprisonment for a term of 10 years or more against a person or property, knowing that such person is a member of a scheduled caste or a scheduled tribe or such property belongs to such member, shall be punishable with imprisonment for life and with fine। क्या कह रहा है, अगर इंडियन पीनल कोड के अंदर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है जो कि पनिशेबल है विथ 10 years और मोर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, तो आपने बेसिकली यहां पर एक ऑफेंस कमिट किया एससी एसटी मेंबर के अगेंस्ट में इंटेंशनली आफ्टर नोइंग कि ही इज ए पर्सन बिलोंगिंग टू एससी एसटी कम्युनिटी, ठीक है। तो यहां पर अगर वो पर्टिकुलर ऑफेंस जो आपने कमिट किया है वो 10 साल से अधिक के लिए इम्प्रिजन्ड है, ठीक है, तो आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विथ फाइन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 5A, commits any offence specified in the schedule against a person or property knowing that such person is a member of a scheduled caste or a scheduled tribe or such property belongs to such member shall be punishable with such punishment as specified under the Indian Penal Code for such offences and shall also be liable to fine। इसके लिए आप schedule को एक बार रेफर कर लेना, schedule को रेफर कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, knowingly or having reason to believe that an offence has been committed under this chapter causes any evidence of the commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from the legal punishment or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false shall be punishable with the punishment provided for that offence। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन, अगर इसके अंदर इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है और ऑफेंस कमिट होने के बाद कोई भी पर्सन उसके एविडेंसेस को डिसअपेयर करने का प्रयास करता है या फिर फॉल्स एविडेंस देता है एक्यूज को बचाने के लिए, तो वहां पर आपको कितना इंप्रिजनमेंट मिलेगा, शैल बी पनिशेबल विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, ठीक है। तो जिस ऑफेंस के लिए ट्रायल हो रहा है उतना ही आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे एविडेंस का टैंपर करने का प्रयास कर रहा है या फिर जो भी यहाँ पर फॉल्स एविडेंस देने का प्रयास कर रहा है उसको, ठीक है। 7th, being a public servant commits any offence under this section shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to the punishment provided for that offence। तो अगर पब्लिक सर्वेंट ने इस सेक्शन के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, इंप्रिजनमेंट मिल सकती है विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच में एक्सटेंड टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। आइए सेक्शन 4 करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेक्शन भी आपको पता होना चाहिए, इसका कंटेंट भी आपको पता होना चाहिए। पनिशमेंट फॉर निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, whoever being a public servant but not being a member of a scheduled caste or a scheduled tribe willfully neglects his duties required to be performed by him under this act and the rules made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year। तो अगर मान लो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है
उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज डाली गई हैं, ठीक है, एंड दैट पब्लिक सर्वेंट डज नॉट बिलोंग टू एससी और एसटी कम्युनिटी, डू नॉट बिलोंग टू एससी और एसटी कम्युनिटी, ठीक है। एंड अगर वो अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट करता है, सही से निभाता नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसको अब 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट मिल सकती है, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। अब ड्यूटीज यहाँ पर क्या होंगी पब्लिक सर्वेंट की, आइए इसको देखते हैं। जो उसने नहीं निभाई तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ए, to read out to an informant the information given orally and reduce to writing by the officer in charge of the police station before taking the signature of the informant। वही जो हमने सेक्शन 173 बीएनएसएस के अंदर पढ़ा था, वही चीज कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब आपने कमीशन ऑफ द ऑफेंस को रिकॉर्ड कर दिया एज एन एफआईआर, तो आपने उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्मेंट को रीड आउट करके नहीं बताया, ठीक है। प्लस या फिर आपने एंड रेड्यूस टू राइटिंग बाय द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन बिफोर टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेंट। तो अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की, क्या नहीं किया आपने, इन्फॉर्मेंट को इन्फॉर्मेशन रीड करके नहीं बताया, आपने इन्फॉर्मेंट के सिग्नेचर नहीं लिए, ठीक है, आपने उसको राइटिंग में रिड्यूस नहीं किया, इनमें से आपने कोई भी अगर काम किया है तो यहाँ पर ये कहेंगे कि आपने डिरेक्शन कॉज किया अपने ड्यूटी का, और आपने एक ऑफेंस कमिट किया है विच इज पनिशेबल विद मिनिमम ऑफ 6 months ऑफ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year ऑफ इंप्रिजनमेंट, ठीक है। बी पढ़ते हैं, टू रजिस्टर अ कंप्लेन और अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर दिस एक्ट एंड अदर रेलेवेंट प्रोविजन एंड टू रजिस्टर इट अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। अगर आप एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हो, ठीक है, या फिर मतलब बेसिकली अगर आप एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, या फिर अगर किसी और भी लेजिस्लेशन के अंदर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और उसका एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हो, जस्ट बिकॉज द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू बिलोंग्स टू एससी एसटी कम्युनिटी, तो यहाँ पे भी हम ये बोलेंगे कि आपने अपनी ड्यूटी को सही से निभाया नहीं है एंड यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। सी, टू फर्निश अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन सो रिकॉर्डेड फोर्थ विद टू द इंफॉर्मेंट। आपको याद है ना, मैंने आपको बीएनएसएस में ये चीज बताया था कि जब भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रजिस्टर किया जाता है तो उसकी 4 कॉपीज बनाई जाती है। एक कॉपी मैजिस्ट्रेट को जाता है, इसको हम अकरेंस रिपोर्ट भी कहते हैं। एक कॉपी पुलिस स्टेशन में रिटेन कर ली जाती है, एक कॉपी लोकल एसपी को जाती है और एक कॉपी इन्फॉर्मेंट को दी जाती है। तो अगर आपने इन्फॉर्मेंट को यहाँ पर कॉपी नहीं दिया जस्ट बिकॉज द पर्सन बिलोंग्स टू एससी एसटी कम्युनिटी, तो यहाँ पर आपने अगेन अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई है एंड आपको 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट मिल सकती है विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। आगे, टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम और विटनेसेस, ठीक है, इनका स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड नहीं किया सेक्शन 180 बीएनएसएस के अंदर। आगे, टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल चार्जशीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई वाला पार्ट इसका, टू फाइल चार्जशीट इन द स्पेशल कोर्ट और द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days एंड टू एक्सप्लेन द डिले इफ एनी इन राइटिंग। मतलब आपको 60 दिन के अंदर, आपको 60 दिन के अंदर चार्जशीट को सबमिट करना है, और अगर कोई डिले हुआ है तो उसके बिहाफ में आपको स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा, एक जस्टिफाइड एक स्पीकिंग यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ऑर्डर कि आपने क्यों इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में कंप्लीट नहीं की। अब अगेन मेरा आपसे सवाल एक यहाँ पर ये है कि ई के अंदर जो टाइम पीरियड दिया गया है कि 60 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट सबमिट करनी है, क्या ये मैंडेटरी है या फिर ये डिस्क्रिशनरी है? द आंसर इज इट इज मैंडेटरी। याद करो, हमने जब सेक्शन 193 बीएनएसएस किया था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेप के जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उसका मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या टाइम था, रेप के ऑफेंसेस में आपको इन्वेस्टिगेशन इतने दिन में कंप्लीट करना है, बट हमने वहां पे ये देखा था कि ये डायरेक्टरी इन नेचर है, मैंडेटरी नहीं था। रिमेंबर, मैंने आपको वहां पे रीजनिंग भी समझाई थी क्यों ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यहां पर ये चीज मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्यों है? देखो, यहां पर इवन तो ये नहीं कह रहा कि स्ट्रिक्टली आप 60 दिन के अंदर अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करिए। अगर आपको डिले हुआ है कोई बात नहीं, आप हमको समझा दो कि आपको डिले क्यों हुआ है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं ये मैंडेटरी है, बिकॉज देखो, अगर आपने 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया, या फिर अगर 60 दिन से ज़्यादा टाइम आपको हो गया है और जो भी टाइम वहाँ पे बीता है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या किया है? आपने अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाया है। यू हैव नॉट परफॉर्म योर ड्यूटी, ठीक है। तो अगर आपने अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाया तो क्या हुआ यहाँ पर? ये एक ऑफेंस हुआ है कि नहीं? तो क्योंकि आपको आपके एक्शंस के लिए कंसिक्वेंस फेस करना पड़ रहा है, रेपरकशन फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए यहां पर ये जो 60 डेज का टाइम पीरियड है ये मैंडेटरी है। समझ में आ गया आपको ये चीज? एफ, टू करेक्टली प्रिपेयर, फ्रेम एंड ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। प्रोवाइजो पे आते हैं।
provided that the charges in this regard against the public servant shall be booked on the recommendation of an administrative inquiry. मतलब डायरेक्टली यहाँ पर चार्जेस बुक नहीं किए जाएंगे सेक्शन 4 ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंदर, जब तक कि वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी ना हो जाए और इस इंक्वायरी में कंक्लूड ना कर दिया जाए कि इस पर्टिकुलर ऑफिशियल के अगेंस्ट में आपको चार्जेस फ्रेम करने हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होगी, अगर वहां पर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसके बाद फिर सेक्शन 4 के अंदर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, चलो। The cognizance in respect of any dereliction of duty referred to in subsection 2 by a public servant shall be taken by the special court or the exclusive special court and shall give direction for penal proceedings against such public servant। तो यहां पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो कॉग्निजेंस कौन लेगा, संज्ञान कौन लेगा, स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। ठीक है, 5 पे आते हैं। Enhance punishment subsequent conviction. Whoever having already been convicted of an offence under this chapter is convicted for the second offence or any offence subsequent to the second offence shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to the punishment provided for दैट ऑफेंस। यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर आपका सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है तो आपको मिनिमम 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया जाएगा। ऊपर हमने देखा था ना कि मिनिमम 6 महीना होना चाहिए ये वो, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है तो आपको 1 साल तक का मिनिमम इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, प्लस जो भी उस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है उतना पनिशमेंट भी आपको दिया सकता है, लेकिन जो मिनिमम होगा वो 1 साल होगा। Section 6 application of certain provisions of the Indian Penal Code subject to the other provisions of this act, the provision of section 34 chapter 3 chapter 4 chapter 5 chapter 5a section 149 and chapter 23 of the Indian Penal Code shall so far as may be apply for the purpose of this act as they apply for the purposes of the Indian Penal Code। मतलब इंडियन पिनल कोड के जो ये चैप्टर और सेक्शंस हैं ये इस पर्टिकुलर एक्ट पर अप्लाई होंगे। जैसे कि सेक्शन 34 आपका क्या है, कॉमन इंटेंशन। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेना, बस आपको बता रहा हूँ यही चीज़ है कि यहाँ पे जो भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जो भी सेक्शंस मेंशन्ड हैं, ठीक है, ये आपका हो गया, कहाँ गया 149, इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट्स इधर अनलॉफुल असेंबली और कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई मे बी रॉन्ग, मैं अगेन बोल रहा, प्लीज आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। ये रुको मैं एक बार चेक कर ही लेता हूँ, वेट। रुको मैं एक बार देख लेता हूँ कि सेक्शन 149 किसको करस्पॉन्ड करता है। Yes, it corresponds to section 190 of BNSS। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, 140, यस इट इज कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7 forfeiture of property of certain persons where a person has been convicted of any offense punishable under this chapter, the special court may, in addition to awarding any punishment by order in writing, declare that any property, movable or immovable or both, belonging to the person which has been used for the commission of that offense shall stand forfeited to government। क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कोई भी इंसान जो कि कन्विक्ट हो चुका है इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंदर, मतलब अगर उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया था SC/ST एक्ट के अंदर और सब्सिक्वेंटली उसका कन्विक्शन हो गया ट्रायल के बाद, ठीक है, तो अगर उसने किसी भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, किसी भी प्रॉपर्टी का अगर उसने इस्तेमाल किया था यहां पर ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो यहां पर क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको फोरफिट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगेन कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दिया गया, मे यूज हुआ है इन एडिशन टू अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट। तो कोर्ट यहां पर क्या कर सकता है, अगर कोई भी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल किया गया है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए अंडर SC/ST एक्ट 1989, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली आपका कन्विक्शन हो गया, तो कोर्ट यहां पर ऑर्डर दे सकता है कि जो भी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसको फोरफिट कर लिया जाए। इज दैट क्लियर? चलो, क्लॉज 2, where any person is accused of any offense under this chapter, it shall be open to the special court trying him to pass an order that all or any of the properties, movable or immovable or both, belonging to him shall during the period of such trial be attached, and where such trial ends in conviction, the property so attached shall be liable to forfeiture to the extent it is required for the purpose of realization of any fine imposed under this chapter। देखो, जो आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है और जो 7 सबसेक्शन 2 है, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों को सेम मत समझ लेना। ठीक है, 7 सबसेक्शन 1 यहां पर क्या बोलता है
ये बोलता है कि अगर किसी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज किया गया है ऑफेंस कमिट करने के लिए, ठीक है, अगर मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज किया गया है ऑफेंस को कमिट करने के लिए अंडर द SC/ST एक्ट, ठीक है, तो यहां पर जो ये आपकी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोर्ट इसको फोरफिट करने का ऑर्डर पास कर सकता है इफ कन्विक्शन वॉज मेड, और अगर आपने कोई मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज किया था ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो कोर्ट यहां पर फोरफीचर का ऑर्डर पास कर सकता है और जो भी आपकी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया गया था ऑफेंस कमिट करने के लिए, उसको जब्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि कोर्ट का यहां पे डिस्क्रिशन है, ठीक है, जो आपका स्पेशल कोर्ट है जो ट्रायल कर रहा है उसका यहां पे डिस्क्रिशन है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, the court can attach any property belonging to the accused, ठीक है। यहां पर कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को जो एक्यूज को बिलोंग करती है उसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकती है। अब अगर यहां पर आपका कन्विक्शन हुआ एंड कन्विक्शन के बाद आप पे फाइन भी इंपोज किया गया, तो वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ना उसको यूज किया जा सकता है फाइन का अमाउंट रिकवर करने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना, यहां पे प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है फाइन के अमाउंट को रिकवर करने के लिए, और ऊपर में अगर किसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया गया ऑफेंस कमिट करने के लिए तो उसको हम फोरफिट कर रहे हैं। तो दोनों के डिफरेंस को आप लोग याद रखना, ठीक है। 8 पे आते हैं, प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, SC/ST एक्ट का लगभग सारा ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना मतलब ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किस सेक्शन के अंदर ये दिया हुआ है कि इनहैंस पनिशमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। सेक्शन 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो ग्राउंड्स हैं ना, लाइक जहाँ पे आप अपनी ड्यूटीज़ को सही से निभा नहीं रहे हो, ये इंपॉर्टेंट आपके मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी है, ठीक है। 4 ऑप्शन डाल के आपसे पूछ देगा कि ये हुआ है कि ये हुआ है, ऐसे करके पूछ देगा, ठीक है। अच्छा, और क्लॉज 3 आपका क्या है? हाँ चलो हो गया, ये तो हो गया है, चलो 7 हो गया। अब 8 पे आते हैं, प्रिजम्पशन पे आते हैं। In a prosecution for an offense under this chapter, if it is proved that the accused rendered any financial assistance in relation to the offenses committed by a person accused of or reasonably suspected of committing an offense under this chapter, the special court shall presume unless the contrary is proved that such person had abetted the offense, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसने कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी किसी पर्सन को ताकि वो इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंदर कोई ऑफेंस कमिट कर सके, तो जिसने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है ना उसको भी हम एक्यूज मान के चलेंगे। प्लस यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट कि कोर्ट जो है वो शैल प्रिज्यूम लेके चलेगा कि उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था ऑफेंस कमिट करने के लिए। अब देखिए 3 टर्म्स होते हैं, एक होता है शैल प्रिज्यूम, एक होता है मे प्रिज्यूम, और एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ। ये सारी की सारी चीजें आपको BSA के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। देखो शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम ये दोनों ही रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, सॉरी ये आपका रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। और शैल प्रिज्यूम होता है रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये फैक्ट क्यों है, लॉ क्यों है, समझते हैं इसको। देखो मे प्रिज्यूम अगर कहीं पे भी लिखा होता है द कोर्ट मे प्रिज्यूम, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि कोर्ट उस चीज को प्रिज्यूम कर भी सकता है, कोर्ट उस चीज को प्रिज्यूम नहीं भी कर सकता है। अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम किया तो शैल प्रिज्यूम ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर शैल प्रिज्यूम लिखा रहता है तो कोर्ट को मैंडेटरली वो प्रिजम्पशन कैरी करना ही पड़ता है। मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है, शैल प्रिज्यूम में कोर्ट को मैंडेटरली वो चीज माननी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन दोनों ही रिबट किया जा सकता है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, देखो जो हमने ये चीज समझा था कि जनरली क्रिमिनल लॉज में क्या होता है, बर्डन किसके ऊपर होता है गिल्ट को प्रूव करने का, प्रोसिक्यूशन के ऊपर। लेकिन जैसे ही शैल प्रिज्यूम आ जाता है ना, बर्डन शिफ्ट हो जाता है, बर्डन एक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, एंड फिर उसको प्रूव करना पड़ता है कि उसने वो ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ठीक है। बट अगेन मैं आपको एक चीज बता रहा, एक्यूज को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना इनोसेंस प्रूव नहीं करना है, उसको खाली प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी रेज करनी है, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट to show that the accused has not committed the said offense, ठीक है। मैं दोबारा समझा दे रहा हूं आपको ये क्या है, जहां पे भी शैल प्रिज्यूम होता है कोर्ट को वो चीज मान के चलना पड़ता है कि ये चीज एग्जिस्ट करता है, और इसे हम कहते हैं
रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ठीक है। और जहां पे मे प्रिज्यूम होता है वहां पे हम कहते हैं रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है मे प्रिज्यूम में कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, शैल प्रिज्यूम में कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं होती है, कोर्ट को वो चीज मान के चलना पड़ता है। मे प्रिज्यूम में अगर कोर्ट ने मान लिया तो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा, कोर्ट ने अगर नहीं माना तो बर्डन शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब आखिरी है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ ऐसा होता है कि अगर लॉ ने ये चीज बोला है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ है किसी दूसरे फैक्ट का, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप किसी भी एविडेंस से उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो सर्टिफाइड कॉपी आप कोर्ट से लेने जाते हो, तो सर्टिफाइड कॉपी के नीचे एक सर्टिफाइड स्टैंप होता है, डेट होता है, और जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है उसकी सिग्नेचर होती है, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीजें सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर है तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि जो ये कॉपी आप कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हो सर्टिफाइड कॉपी ही है, और आप किसी भी एविडेंस से उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ है। तो पहले आपको एक फैक्ट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपने एक फैक्ट प्रूफ कर दिया तो कोर्ट मान के चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। B. A group of persons committed an offense under this chapter, and if it is proved that the offense committed was a sequel to any existing dispute regarding land or any other matter, it shall be presumed that the offense was committed in furtherance of the common intention or in prosecution of the common object. अगर group of persons ने मिलकर यहाँ पर offense commit किया है in this chapter और ये prove हो जाए कि जो particular offense commit हुआ है ये एक sequel है किसी existing dispute का regarding land or any other matter, तो यहाँ पर कोर्ट ये मान के चलेगी कि common intention था सारे लोगों का जिन्होंने ये offense कमिट किया है, ठीक है। सी, द एक्यूज वॉज हैविंग पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम और हिज फैमिली, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द एक्यूज वॉज अवेयर ऑफ द कास्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, ठीक है। अगर एक्यूज के पास कोई भी पर्सनल नॉलेज है विक्टिम और उसके फैमिली के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल पर्सनल नॉलेज इन द कंटेक्स्ट कि वो उसके नेबर में रहता है, बगल में रहता है, ठीक है, या फिर उसका आमतौर पे उनके साथ बातचीत है, तो ऑब्वियस सी बात है इतने में तो इंसान जान जाता है ना कि कोई इंसान किस कास्ट को बिलोंग करता है। तो कोर्ट ये चीज मान के चलेगा कि वो इंसान जानता था कि ये किस कास्ट को बिलोंग करता है और कास्ट को ध्यान में रखते हुए ही इसने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ऑफेंस कमिट किया है। समझ में आ गया? सेक्शन 9 कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बाय द वे, इसको आप छोड़ सकते हो बट मैं रीड कर देता हूँ। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड और इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में, if it considers it necessary or expedient so to do, for the prevention of and for coping with any offence under this act, or for any case or class or group of cases under this act, in any district or part thereof, confer by notification in the official gazette on any officer of the state government the powers exercisable by a police officer under the code in such district or part thereof, or as the case may be, for such case or class or group of cases, and in particular the powers of arrest, investigation and prosecution of persons before any special court. छोड़ दो, not important. All officers of police and all other officers of government shall assist the officer referred to in subsection 1 in the execution of the provisions of this act or any rule, scheme or order made thereunder. The provision of the code shall so far as may be applied to the exercise of the powers by an officer under सबसेक्शन 1। मतलब बेसिकली यहाँ पर किसी भी ऑफिसर के ऊपर पावर्स को कन्फर किया जा सकता है, एंड जब उसको पावर दिया जाएगा तो उसके पास उतनी ही पावर होगी जितना नॉर्मली एक पुलिस ऑफिसर के पास होती है, ठीक है। वो अरेस्ट कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, प्रोसिक्यूशन कर सकता है, ठीक है। और किसी को भी अगर पावर कन्फर किया गया है तो जो भी पुलिस ऑफिशियल उसके आसपास है वो उसको असिस्ट करेंगे ये ऊपर के सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है। अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ब्ला 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 जो भी है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा SC/ST एक्ट भी हो गया, ठीक है। खाली सेक्शन 9 तक ही आपका आ रहा है प्रीलिम्स में, तो इतना ही आप लोग पढ़ के जाइए। अभी सेक्शन 10 पे आपको मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स होने के बाद आपके पास लगभग 3 महीने होंगे, सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए। 3 से ज़्यादा ही एक्चुअली, देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और सीधा 27 दिसंबर को आपका एग्जाम हो रहा है, तो लगभग आपके पास लमसम 4 महीने हैं, ठीक है। तो 4 महीने 120 दिन आपके लिए सफिशिएंट होंगे मेंस की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो अभी खाली आप इतना ही पढ़ के जाइए, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। चले फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला हम लोग फिर BSA करेंगे। BSA भी हार्डली 1 घंटा लेगा, 1 से 1.5 घंटा। तो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।